मैं बसंत सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने पिछले चैनल को, मेरे YouTube चैनल को बसंत सर कॉमर्स क्लासेस को बहुत प्यार दिया और आगे भी प्यार देंगे। आगे देखते हैं, आज 11th के स्टूडेंट के लिए हमने शुरू से कुछ समझाने का प्रयास किया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में देखते हैं और जो कंप्यूटर में टैली करते हैं उनके लिए भी यह बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं आज अकाउंटिंग बात के बारे में। अकाउंटिंग का अर्थ होता है लेखांकन। लेखांकन तो लेखांकन का आशय पता है वित्तीय स्वभाव के सौदे या लेन देनों से है, जो जिसको क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिनका विश्लेषण हो सके, निर्वचन हो सके और उनका वर्गीकरण हो सके, सारांश तैयार करें। इन सभी बातों को लेखांकन के अंतर्गत रखा गया है। तो कहा गया है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर जोर दिया गया, वित्तीय लेन देन को। जो वित्तीय लेन देन होंगे, ट्रांजैक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन करते किसको है? सो देखिए, ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है लेन देन। कॉमर्स की भाषा में कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड्स है कॉमर्स के, उस वर्ड्स के बारे में आज समझेंगे। क्योंकि जो 11th के स्टूडेंट है वो मैट्रिक में अलग अलग विषय पढ़े हैं, अलग अलग विषय में आप साइंस पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, मगर यहाँ पर कॉमर्स लेने में 11th के जो स्टूडेंट हैं वो जब कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स का यहाँ पर एबीसीडी शुरू होता है। कहने का मतलब कॉमर्स यहाँ से शुरू ही होता है जब 11th हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है। इस वर्ड्स को आप ध्यानपूर्वक सुने, उसको समझें और याद करें। जिसमें सबसे पहला वर्ड्स है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है लेन देन। लेन देन का मतलब होता है जैसे खरीद बिक्री होता है, जिसको हम परचेज और सेल्स। परचेज मतलब होता है खरीदना, शुद्ध हिंदी इसका आता है क्रय या माल खरीदना, माल खरीदना। और सेल्स शब्द का अर्थ है विक्रय से है या माल बेचना। तो खरीद बिक्री जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, बिजनेस में लेन देन होते हैं, खरीद बिक्री होते हैं। बिजनेस में टू कम्युनिकेशन होता है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। तो खरीदार जो है और विक्रेता, वो वहां उनके बीच लेन देन होता है, रुपये का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है और वो पैसा लेके सामान देते हैं। इस तरह से लेन देन होता है। तो ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है लेन देन। और जब बड़ा लेन देन होता है उसको हम डील करते हैं। डील का अर्थ होता है सौदा, सौदा से। तो ट्रांजैक्शन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देन। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब होता है गैर वित्तीय लेन देन। तो अकाउंटिंग में आते हैं, अकाउंटिंग के लेखांकन जो है वह वित्तीय स्वभाव के सौदे या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करना, उनका वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। तो अकाउंटिंग को हम एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए 4-5 क्लास की जरूरत है। आगे देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में वित्तीय जो लेन देन होंगे, यानी जहां पे पैसे का लेन देन होगा वहां पर वो अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। और जो गैर वित्तीय लेन देन है, जैसे किसी को गिफ्ट देना, उधार देना, मुफ्त में सामान दे देना, वो गैर वित्तीय लेन देन है। तो अब आते हैं, जैसे एक टर्म्स है माल, जो कि वर्ड इंग्लिश में यहां पर गुड्स, गुड्स मतलब होता है माल, सॉरी गुड्स, गुड मतलब होता है माल और गुड्स मतलब होता है अच्छा। तो गुड्स मतलब होता है माल। माल का तात्पर्य है, यहां पर माल का तात्पर्य है कॉमर्स में जिस वस्तु का बिजनेस मैन जो है वो व्यापार करता है, व्यवसायिक व्यापार जिस वस्तु का करता है वह उसके लिए गुड्स कहलाता है।
मतलब जैसे कोई व्यक्ति फर्नीचर का व्यवसाय करता है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, कोई किताब का व्यापार करता है तो उसके लिए किताब गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो व्यापार करता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान गुड्स है। तो ये गुड्स के अंतर्गत आता है, यानी बिजनेसमैन जिसका भी व्यापार करता है वो उसके लिए गुड्स है। माल जो है गुड्स का विभाजन किया गया, तो गुड्स के विभाजन में गुड्स को अलग अलग भाग बांटा गया। जैसे यहाँ पर बताया परचेज मतलब होता है माल खरीदना, क्रय, सेल मतलब होता है माल बेचना। तो अब गुड्स का प्रयोग कम होने लगा और परचेज का प्रयोग ज्यादा होता है। सेल का माल रिटर्न होता है तो उसको हम परचेज रिटर्न्स लिखते हैं। यहाँ पर परचेज रिटर्न्स मतलब क्रय वापसी, यानी खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते हैं, किसी कारणवश डिफेक्टिव होता है या नहीं बिकता है तो हम उसको वापस करते हैं, तो वहां पर परचेज रिटर्न लिखते हैं। और जब सेल किया हुआ वस्तु रिटर्न आता है तो हम वहां पर सेल्स रिटर्न्स लिखते हैं, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी लिखते हैं। तो इस तरह से गुड्स का विभाजन किया गया और उसको चार भाग में बांटा गया। सबसे पहला परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज रिटर्न्स और चौथा सेल्स रिटर्न। और कभी कभी क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होते हैं, जहां पर माल ऐसे जा रहा है, जैसे गिफ्ट में दे दिए, दान में दे दिए, डोनेशन में दिए, या माल अपने प्रयोग में लाए, तो वहां पर जो वहां परचेज का यूज होगा। वहां किस चीज का प्रयोग होगा, परचेज का प्रयोग होगा। तो वहां अपवाद जहां भी होगा वहां परचेज का प्रयोग होगा। अब कुछ हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हैं। एसेट्स, बंद कर दे। एसेट्स, एसेट्स मतलब होता है संपत्तियां। संपत्ति हम किसको कहते हैं, जिसका एक मूल्य होता है, जिसे हम बेच सकते हैं या खरीदा जा सकता है, जिसको बेचा जा सकता है, समय पड़ने पर हम उसको बेचते हैं। जिसमें संपत्ति में आ जाता है आपका, जैसे एग्जांपल हम देते हैं कैश, मतलब रोकड़, जो रुपया है, कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ है तो बैंक में रुपया, वो मेरा संपत्ति है। लैंड यानी भूमि, बिल्डिंग, भवन, संयंत्र, मशीनरी, मशीन, फिर फर्नीचर, स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है जो बिना बिका हुआ माल मेरे पास है वह स्टॉक कहलाता है। स्टॉक का हिंदी से होता है रहतिया। बिल्स रिसीवेबल, जो बिल हमको प्राप्त होता है, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त बिल, इटीसी, ये सभी संपत्ति है। इन सबको संपत्ति के अंतर्गत रखा गया है। ये बिजनेस जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमको जो जरूरत पड़ता है संपत्ति का, उससे संपत्ति खरीदते रहते हैं और वो हमारी संपत्ति को इंक्रीज करता है, बढ़ाते रहता है। बिजनेस मैन जो है वो सबसे पहले घर से रुपया लाता है और वह रुपया पूंजी कहलाता है, उसको हम कैपिटल करते हैं, पूंजी करते हैं। और जितना रुपया मेरे पास है वह संपत्ति भी है। जब वह रुपया से हम अलग अलग वस्तु खरीदते हैं, इस रुपया से जमीन खरीदे, भवन बनाए, फर्नीचर खरीदे, स्टॉक सामान गुड्स जिसका हम खरीद बिक्री करते हैं वह खरीदे। तो इस तरह से यह हमारा संपत्ति है। और संपत्ति को दो भाग में बांटा गया है। पहले जिसमें कि एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स यानी जिसको गैर चालू संपत्ति है, या इसको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है, या इसको हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। फिक्स एसेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति, जिसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, पीटीसी को रखा गया। गैर चालू संपत्ति है, यानी इसको हम जल्दी बेच नहीं सकते हैं, जब बिजनेस बंद होगा तभी बेच सकते हैं। तो ये संपत्ति ज्यादा दिन तक यूज करते हैं। फिक्स एसेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति जिसका हम ज्यादा दिन तक यूज करते हैं।
बहुत दिनों तक 5 साल 10 साल 20 50 100 साल तक यूज करते हैं, जैसे जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हम ज्यादा दिन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसको नॉन करेंट एसेट्स कहा गया है या फिक्स एसेट्स कहा गया है। और दूसरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति। चालू संपत्ति का तात्पर्य है ऐसी संपत्ति जिसका यूज हम कुछ दिन के लिए करते हैं, वह आते जाते रहता है, यानी बिजनेस में उसका आना जाना लगा रहता है, चालू है वो, ठीक है। जैसे कैश, आपका रुपया है, रुपया बिजनेस में आता है, खर्च होता है, कैश एट बैंक, बैंक में रुपया, फिर आपका स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, जिसको हम उधार सामान बेचते हैं या जो हमसे उधार पैसा लेता है वो हमारा देनदार कहलाता है, डेटर्स, ठीक है। इसी अब इसको गैर चालू संपत्ति को भी दो भाग में बांटा गया है। और कैसे बांटा गया गैर चालू संपत्ति को दो भाग में? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, एक है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त संपत्ति और इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। मूर्त हम किसको कहते हैं? मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, वह टेंजिबल है। जैसे आपका आ गया लैंड, बिल्डिंग, ये सबको देख और छू रहे हैं, मशीनरी, फर्नीचर, इसको हम देख और छू रहे हैं पेटी से। मगर इंटेंजिबल जो एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति, उसको हम देख और छू नहीं सकते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे आपका गुडविल का मतलब होता है ख्याति, नाम, प्रसिद्धि। गुडविल से तात्पर्य यहां से बिजनेस का जो प्रसिद्धि है, नाम है, उससे उसको हम फील करते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर जो होगा, कंप्यूटर का जो पार्ट है जिसको हम देखते हैं छूते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। और उसमें सॉफ्टवेयर जिस पर वो चलता है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट, कोई दवा है या कोई वस्तु है, जब हम खुद बनाते हैं तो उसको अपने नाम से पेटेंट कराते हैं, ये भी हमारी संपत्ति है। कॉपीराइट, कॉपीराइट लेखक के सेंस में होता है। जब कोई लेखक किताब लिखता है या कहानी लिखता है तो वह अपने नाम से कॉपीराइट कराता है, क्योंकि वह उस पर अधिकार उसका है या उसकी संपत्ति है। इट इज तो ये टेंजिबल इंटेंजिबल आप समझे। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स का ही एक पार्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड का अर्थ होता है तरल, तरल संपत्ति। तरल संपत्ति किसको कहते हैं? तरल संपत्ति मतलब जो एकदम, जैसे पानी, पानी तरल, उसी तरह एकदम तरल, आते हैं जाता है, यानी जैसे पैसा आ रहा है जा रहा है। इसमें लिक्विड एसेट्स में कैश को रखा गया है, कैश है बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इसमें रखा गया, और इसमें स्टॉक नहीं रखा गया है। करंट एसेट एक सूत्र होता है, लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, माइनस स्टॉक, और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। ये सब चीज अगर हम हटा देंगे करंट एसेट्स निकाल देंगे तो जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स बचेगा। शॉर्ट में इसको हम क्वेश्चन शॉर्ट में अगर देखते हैं, लिक्विड एसेट्स यानी इसको LA कर सकते हैं, बराबर होता है करंट एसेट्स CA माइनस स्टॉक। छोटा फॉर्मूला इस तरह का भी हो जाता है, इसको याद रखें। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज, संपत्ति की चर्चा की, आप संपत्ति देख ली, मगर उसके बाद एक वर्ड आता है लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज का तात्पर्य है दायित्व से। बिजनेस में जब बिजनेसमैन बिजनेस ग्रो करना चाहता है, बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो उसको कुछ समस्याएं आती है। पैसे की समस्या वो सबसे बड़ी समस्या है। तो वो पैसा हुआ जितना अपने घर से लाया, फिर वो महाजन से उधार सामान भी लेता है, या कुछ आदमी से कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है। तो ये जो कर्ज है यही दायित्व है, लायबिलिटीज है। दायित्व का तात्पर्य है कर्ज से, इसको हम कर्ज भी लिख सकते हैं। तो लायबिलिटीज दायित्व है। तो दायित्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं, किसी आदमी से कर्ज ले सकते हैं। तो दायित्व को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग मतलब ही नाम है दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व। इसका मतलब जब ज्यादा दिन के लिए जब कर्जा लेते हैं, जैसे 5 साल 7 साल 10 साल के लिए कर्जा लिए, तो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये आपका 5 से 10 साल का अवधि होता है इसमें, 5 to 10 years या इससे अधिक, 10 years एंड एबव। जैसे बैंक लोन, एग्जांपल देखते हैं। बैंक लोन, डिबेंचर, कंपनी की दशा में कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ऋण पत्र, जो आजकल म्यूचुअल फंड के रूप में डिबेंचर, ऋण पत्र। फिर लॉन्ग टर्म लोन, ज्यादा दिन के लिए कर्जा लिया, इट और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी अल्पकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व जो होता है वो 1 साल, 1 वर्ष, 1 ईयर, मैंने मैक्सिमम 1 साल तक, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जब हम कर्ज लेते हैं, जिसमें आपका आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हिंदी में बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है, बैंक अधिविकर्ष। यानी जब बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट वसूल करते हैं, जैसे बैंक में हमारा पैसा है 3000 रुपया, हम जाएंगे 5000 रुपया निकालने, तो बैंक तो निकालने देगा नहीं, मगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। ये बिजनेसमैन को ज्यादातर मिलता है। नया में उसका नाम सीसी भी दिया गया है, जो ज्यादा निकाल सकते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, बैंक इंटरेस्ट लेगी, एज ए लोन के रूप में दे देती है। और वो शॉर्ट टर्म लोन है, उसको 3-4 महीने में जमा कर देना है बैंक में। बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, जिससे हम उधार माल खरीदे या उधार पैसा लिए, जिसको महाजन भी कहते हैं, लेनदार या महाजन। इस तरह के शॉर्ट टर्म लोन जो लिए जाते हैं वह शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। लायबिलिटीज के बाद हम कैपिटल के बारे में देखते हैं। कैपिटल का अर्थ है पूंजी। पूंजी, बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो बिजनेस को चालू करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, और वह रुपया हम अपने घर से लाते हैं। घर से लाके बिजनेस शुरू करते हैं। इसको इस तरह से समझिए, जितना रुपया हम घर से या संपत्ति घर से लाके बिजनेस में लगाते हैं, वह हमारा पूंजी कहलाता है। घर से अपना रुपया तो लाते ही, हो सकता है कोई अपना जमीन कुछ बिजनेस में लगाए, मकान लगाए, तो वह भी पूंजी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो पूंजी को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, और एक है वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है, जैसे हम बताए, जो बिजनेस में हम पैसा लाए और उस पैसा से जमीन खरीदे, लैंड खरीदे,
बिल्डिंग बनाए, मशीन खरीदे, तो यानी हम फिक्स एसेट्स खरीदे। फिक्स एसेट्स को खरीदने में जो रुपया लगा, जो पूंजी लगा, वह हमारी अस्थायी पूंजी है। वह हमारी क्या है? अस्थायी पूंजी है। या घर का ही हम जमीन लगा दिए तो अभी हमारी वह पूंजी में कन्वर्ट हो गया, वह पूंजी कहलाएगा। ये संपत्ति है, पर एक दूसरी तरह से देखेंगे तो ये अस्थायी पूंजी है। और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी में जैसे जो कार्य में पूंजी लगा, कहने का मतलब है जो पूंजी कार्य में लगा हुआ, जैसे बिजनेस को में हम माल खरीद बिक्री करते हैं, तो खरीद बिक्री करने में जो रुपया लगा, माल के खरीद बिक्री में जो रुपया लगा है, और यानी गुड्स परचेज करने में, और दैनिक कार्यों डेली एक्सपेंस जो है, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि प्रतिदिन होते हैं, उसको हम डेली एक्सपेंस में, डेली एक्सपेंस है, दैनिक कार्यों में खर्च होता है। कार्यों में खर्च जो होता है वह हमारा पूंजी वर्किंग कैपिटल कहता है। वह आते जाते रहता है, रुपया आता भी है और जाता भी है। वस्तु खरीदे, पैसा गया, फिर बेचे, पैसा आया। और दैनिक कार्य में खर्च करने पड़ते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो करना पड़ेगा, जैसे मकान का किराया, रेंट, वेतन देना, कर्मचारियों का वेतन, मजदूर को मजदूरी, ये सब दैनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किराया, सैलरी, वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब दैनिक खर्च में आ जाते हैं। ये सब का खर्च जो होता है या कार्यशील पूंजी से होता है। ठीक है, एक सूत्र है, एक फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी शॉर्ट में इसको समझे, WC बराबर CA माइनस CL। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को देखें और अस्थिर से उसका नोट्स तैयार करें जो आपको आगे हेल्प हो, कॉमर्स के स्टूडेंट और जिनको भी ये अच्छा लगे, जैसे टेली अकाउंटिंग जो सीखते हैं उनके लिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पस वीडियो हमने बनाया है। तो इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और दूसरे को भी बताएं। थैंक यू।